चले। प्यारे सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम और कोटि कोटि वंदन। सभी बच्चे, सभी मेरे विद्यार्थी घर पर पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगे ऐसी मेरी आशा है। वर्तमान समय विद्यालयों के लिए अनुकूल नहीं है, जिससे कि हम आपसे रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ज्ञान किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता और कैसी भी परिस्थिति में हम किसी भी माध्यम से आप तक पहुँच रहे हैं केवल आपके लिए, आपके ज्ञान के लिए, और आपकी हमें फिक्र है कि आप किस तरह से निरंतर आगे बढ़ेंगे। और इसी आशा के साथ जो है आज से सभी कक्षाओं के ऑनलाइन वीडियो जारी हो रहे हैं, तो आपसे निवेदन यही रहेगा कि आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से सुने, लिखें और उसे समझने का प्रयास करें। सभी अध्यापकों का ये प्रयास रहेगा कि आप तक किसी भी प्रकार से बिना बाधा के ज्ञान पहुँचाया जाए। इसी आशा के साथ मैं स्वागत करता हूँ 9th A, B और C का हिंदी की कक्षाओं में। जैसा कि आपको पता है कि राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 9 तक के सिलेबस को और कक्षा 11 के सिलेबस को बदल दिया गया है। अब जो पुरानी बुक्स है जो पिछले साल चलती थी वो हमारे अब किसी काम की नहीं रही। भविष्य में हो सकती है ऐसा कोई तर्क नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए जब हम 9th में हैं तो हमारे लिए अब वो किसी प्रकार की काम की नहीं है। तो आपसे निवेदन यही रहेगा कि नए सिलेबस के अनुसार अपनी किताबें, बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, रजिस्टर्स अवेलेबल है, चाहे आप कहीं से भी खरीदें। जल्द से जल्द आप जो है प्रबंध कर लें और नियमित रूप से कक्षाओं को आप पूर्ण रूप से जो है तवज्जो दें, उनके महत्व दें, तभी आपका और हमारा दोनों का प्रयास सफल होगा। घर के अभिभावकों से निवेदन है कि वो बच्चों को पास में बिठाकर उनकी जांच करें कि आज बच्चे ने क्या पढ़ा, क्या होमवर्क दिया, क्योंकि हम पूर्ण रूप से हमारा उत्तरदायित्व हमारा यही रहेगा कि हम ऐसा माहौल पैदा करें कि जिससे बच्चों को ऐसा लगे कि हम कक्षाओं में बैठे हैं और हमारा अध्ययन हो रहा है। और हमारा भी यही प्रयास है, इसी सोच के साथ हम जो है अध्ययन करवा रहे हैं। तो 9th A + B + C जो प्रथम बार में से हिंदी पढ़ रहे हैं सभी, तो तरीका पढ़ने का और पढ़ाने का कोई बदलता नहीं है। सिर्फ अध्यापक की जो विचारधारा है, पढ़ाने का तरीका है वो बदल सकता है, लेकिन जो व्याकरण है वो कभी नहीं बदलती है। सारे टीचर्स ने आज तक आपको जो पढ़ाया है उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हमारे समझने और समझाने का तरीका जो है हर एक टीचर्स का और हर एक बच्चे का अलग होता है। तो इसी को हम ध्यान में रखते हैं। 9th A, B और C इनके लिए मैं निरंतर आने वाले 10 दिन तक जो है व्याकरण की कक्षाओं का वीडियो मैं प्रारंभ करूँगा। आपको 2 रजिस्टर्स बनाने हैं। मैं अभी से आपको जानकारी दे देता हूँ। कक्षा 9th A, B और C को 2 रजिस्टर बनाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। 2 रजिस्टर ही बनाने हैं, कॉपी काम में नहीं लेनी है, ये सख्त रूप से मनाई है। क्यों? इसका भी एक जवाब मेरे पास है, क्योंकि आपका स्तर जो है अब वो उच्च माध्यमिक स्तर का है। 8वीं तक 8th तक जो आपका स्तर था वो उच्च प्राथमिक स्तर था। अब आपका स्तर जो है वो है उच्च माध्यमिक स्तर। और माध्यमिक स्तर में जब बालक सुचारू रूप से कार्य करता है तो उसकी जो लिखने की क्षमता है वो बढ़ती है, विस्तार बढ़ता है। और विस्तार हमेशा छोटी कॉपी में समाहित नहीं होता भी है, लेकिन उसके लिए आपको जो है कई कॉपियाँ बनानी पड़ती है। लेकिन रजिस्टर आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको बहुत अधिक जगह देता है, इसलिए रजिस्टर आपको खरीदने हैं, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी के 2 रजिस्टर बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें एक रजिस्टर आपका इस बार जो है आपके कोर्स में हिंदी की 2 जो है पुस्तिकाएं होगी। 2 पुस्तिका हिंदी की होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन 2 पुस्तिकाओं को अलग अलग रजिस्टर में बांटना है। एक पुस्तिका की, दूसरी पुस्तिका की।
ठीक है जी। ये जो एक पुस्तिका बनाएंगे इसमें पद्य और गद्य दो भाग होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। पद्य भाग आधी कॉपी में और आधे रजिस्टर में गद्य भाग। ये जो दूसरी कॉपी बनेगी ये बनेगी, एक आपकी किताब है कृतिका इसकी, और दूसरा जो है व्याकरण। ये भाग बटेंगे ऐसे। आप ये पूर्ण रूप से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा हर बात को। मैं हर बात को जो है रिपीट करूँगा, आप बिल्कुल इसको ध्यान से समझिएगा कि दो रजिस्टर बनेंगे, दो पुस्तिकाएँ होंगी, इसमें आपकी एक नोटबुक जो बनेगी पद्य और गद्य की बनेगी, दूसरी जो पुस्तक आपकी बनेगी, दूसरी जो आपकी रजिस्टर बनेगा वो एक बनेगा कृतिका आपकी किताब है, और दूसरा आधे भाग में व्याकरण होगा। तो हम व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं, तो व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं, तो आधे भाग में आपको चाहे पहले व्याकरण डाल लीजिए चाहे पहले कृतिका डाल लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो व्याकरण का कार्य जो व्यवस्थित रूप से मैं यहाँ करवा रहा हूँ उसी के अनुसार आपको काम करना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको समझाऊंगा वही आपको लिखना है, उसी तरीके से आपको लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से आपको लिखना है, उसी तरीके से आपको याद करना है। ना मेरे हाथ में किताब रहेगी व्याकरण पढ़ाते समय, ना आपके हाथ में कोई किताब रहेगी। जैसे कोई पुरानी किताब 8 की निकाल के बैठ जाए कि सर संज्ञा करवा देते, चलो पहले ही उतार लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि मैं आपके एक्सीलेंटों से या किसी प्रकार का विश्वास नहीं करता इनसे। क्यों? इसका कारण ये है कि वो सभी रटी रटाई चीज़ें हैं, और कक्षा हम 3 से संज्ञा पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज तक हम अनजान है संज्ञा से। कई सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा जिससे आपको लगेगा कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये रहेगा कि ना तो आपके हाथ में कोई किताब रहेगी, ना मेरे हाथ में कोई किताब रहेगी। व्याकरण पढ़ाते समय ये मेरा वादा है आपसे, ना आप किताब रखेंगे हाथ में, ना मैं रखूँगा। आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि हम जो पढ़ेंगे वो हम अपने तरीके से पढ़ेंगे। मैं कोई चीज़ बदलने वाला नहीं हूँ कि भाई संज्ञा की परिभाषा में बदलूंगा, नहीं, संज्ञा की परिभाषा में नहीं बदल रहा हूँ, मैं उसको समझाने का तरीका बदल रहा हूँ और आप तक वो बात पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आपको कितना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है जी। तो व्याकरण का पास शुरू कर रहे हैं संज्ञा से। आपको कैसे काम करना है जो मैं बोर्ड पर उतरवाता हूँ, मैं आपको समय दूंगा, आपको कहूँगा कि अब आप उतारिए, अब आप ऐसे लिखिए, तो उसी प्रकार से आपको काम करना है। ठीक है जी। जब समझाने का कहूँ तब बोर्ड पे नज़र होनी चाहिए, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। तो अब हम शुरू करेंगे संज्ञा। देखिए आप ये चिंता मत कीजिए कि सर हमारे सिलेबस में ये चीज़ है या ये चीज़ नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। जो भी करवाऊंगा वो कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगी और आपके सिलेबस से जुड़ी हुई चीज़ ही होगी, इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं संज्ञा, कक्षा 9, A, B और C। देखिए संज्ञा जो है, क्योंकि आप मेरे से प्रथम बार परिचित हो रहे हैं अध्यापन के क्षेत्र में, तो आपको पहले समझना होगा, पहले मेरे पढ़ाने का तरीका को आपको तरीके को समझना होगा, उसके पश्चात जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है जी। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताता हूँ। देखिए संज्ञा क्या होती है। संज्ञा हम कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं इससे अपरिचित हैं। कारण क्या है? हमारे समझने का तरीका। हमने आज तक संज्ञा को समझा ही नहीं। हमने ये जाना कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम ही संज्ञा। अरे हम इसको और तरीके से समझ सकते हैं। मैं पूरी परिभाषा आपको नहीं रटा रहा हूँ, लिखना तो आपको पड़ेगा, लेकिन मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि संज्ञा है क्या। अगर एक शब्द में पूछा जाए कि संज्ञा क्या है, तो संज्ञा है नाम। संज्ञा क्या है भाई? नाम। अब चाहे ये नाम व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो या किसी भी चीज का हो, अगर नाम है तो संज्ञा है। एक बात अपने दिमाग में बैठानी है कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है संज्ञा। अगर हमने इस नाम को डिवाइडेशन यानी इसको बांटना समझ लिया तो संज्ञा भी आ गई। आधा काम तो हमने एक लाइन से ही समझ लिया कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम। अब नाम किसका होगा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। देखिए मेरी लिखावट थोड़ी सी इस प्रकार की रहेगी, आपको
जो है थोड़ा स्वभाव डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रयास करूँगा और अच्छा लिखने का। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ जितनी मेरी राइटिंग हो सके उसको सुधारने का, तो एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा, लेकिन कहीं आपके ज्ञान में कमी नहीं आए, ये मेरी गारंटी है। चलिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले हमने समझा कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। अब चाहे नाम व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो, वो सारा कुछ संज्ञा में आता है। तो इसी के आधार पर हमने परिभाषा खुद बनाई है। इस परिभाषा को हमने समझा है, हमने रटा नहीं है। हमने क्या समझा है कि नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे फिर वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या स्थान का हो, और इसी आधार पर हमने परिभाषा लिखी। हमने कहीं नहीं देखा इस चीज़ को, अब हमें समझ में आ गया होगा कि संज्ञा वास्तव में चीज़ क्या है। उसके बाद में अभी आपको लिखना नहीं है, अभी आपको केवल समझना है। इसके बाद में संज्ञा जो है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला डाउट, सर हमने तो 8th में या 6th में या 7th में पढ़ा था कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, आप हमें 3 प्रकार की बता रहे हैं, आपका ज्ञान अधूरा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो पढ़ा वो भी सही है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भी सही है। विश्वास रखिएगा, 3 प्रकार की संज्ञा जो होती है वो मैं आप ये नाम लिख रहा हूँ। ये जो संज्ञा मैं 3 प्रकार के आपको बता रहा हूँ, ये मूल रूप से है, यानी मूल रूप से संज्ञा 3 ही प्रकार की होती है बेटा। कैसे? जैसे पहली आपकी संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक, दूसरी जो संज्ञा है वो है जातिवाचक, तीसरी जो संज्ञा है वो है भाववाचक। अब देखिए, आप जो 2 संज्ञाएं पढ़ते हो, एक तो पढ़ते हो द्रव्यवाचक और एक पढ़ते हो आप समूहवाचक। अब आपने ये 2 नाम भी तो सुन रखे हैं, ये दोनों आ जाते हैं जाति के अंतर्गत। द्रव्य भी एक समूह है और समूह भी एक ग्रुप है, एक जाति है। तो ये दोनों संज्ञाएं जाति के अंतर्गत ही आ जाती है, इसलिए कहा गया कि मूल रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब आप जो है उतारने का तरीका क्या रहेगा? आप आधे घंटे तक लिखोगे तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं आपको 5 सेकंड दूंगा। ये नियम समझ लेना आज, इसीलिए लंबा बनेगा वीडियो थोड़ा। आज का ही समझा रहा हूँ। देखो, बोर्ड भर गया, मैंने कहा लिखो, तो मैं केवल 5 सेकंड का वक्त दूंगा। आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके फिर उतार लें। आगे बात समझ लो, ठीक है? तो 5 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ आपको, जो इसी ढंग से लिखना है। ठीक है, 5 सेकंड का वक्त है, उसके बाद वीडियो पॉज करके लिखिए। चलिए, अब हम चलते हैं जो हमारा पहला प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक। देखिए, इसको समझने का प्रयास करिएगा, लिखना नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्ति का मतलब होता है किसी का पर्टिकुलर नाम। इस पर्टिकुलर नाम को बोलते हैं व्यक्ति विशेष का नाम। क्या बोलते हैं? व्यक्ति विशेष का नाम। व्यक्ति विशेष का नाम कैसे? अगर मैं बोलूं किसी कक्षा में जाकर छात्र, तो मेरे सामने कौन लिखेगा? सभी छात्र लिखेंगे, यानी कोई ये व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हो, किसी एक का नाम नहीं हो। ठीक है, अगर मैं उसी कक्षा में जाकर बोलूं राम, तो मेरे सामने कौन लिखेगा? राम लिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने राम जो शब्द है वो व्यक्ति विशेष का, यानी किसी एक का नाम है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए राम ही मेरे सामने दिखेगा। और ऐसे नाम जो किसी व्यक्ति विशेष के होते हैं, चाहे वो फिर व्यक्ति के हो, चाहे वो स्थान के हो, चाहे वो वस्तु के हो, अगर इनके कोई व्यक्ति विशेष नाम आ जाता है, व्यक्ति विशेष का कोई नाम आ जाता है, पर्टिकुलर कोई एक नाम आ जाता है, तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक में जाता है। आगे की बात समझ में आपको? देखिए, मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होगी जिसमें नाम किसी का पर्टिकुलर एक आएगा, यानी व्यक्ति विशेष का नाम होगा। सीधी सी बात है, याद रखने का तरीका यही है कि व्यक्ति विशेष का नाम है, तब वो क्या होगी? आपके
व्यक्तिवाचक संज्ञक होगी। अब इसको हम परिभाषा में लिख देते हैं। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का व्यक्ति विशेष नाम हो। व्यक्ति विशेष का नाम मतलब समझ गया ना आपको? व्यक्ति विशेष का नाम मतलब होता है किसी का पर्टिकुलर एक नाम हो। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ राम, मोहन, पीपल, कमल, ये क्या है? व्यक्ति विशेष के नाम है। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, आंसर लिखोगे तो गलत कर बैठोगे। दूसरा प्रकार है जातिवाचक। जातिवाचक में क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी का व्यक्ति विशेष नाम न होकर समूह को इंगित करे, यानी समूह को बताए। इंगित करने का मतलब स्पष्ट करे। ठीक है ना? अब इसमें क्या होगा? इसमें तो आ रहा था व्यक्ति विशेष का नाम, इसमें आएगा समूह का नाम, यानी ऐसा शब्द जो समूह को दर्शाता है। जैसे मैं बोलता हूँ देश, तो देश से मेरा मतलब किसी एक देश से है क्या? नहीं है। देश से मेरा मतलब है सारे देशों से। अगर मैं बोलता हूँ भारत, तो ये किस में जाएगा आप बताओ? व्यक्ति में जाएगा या जाति में जाएगा? ये जाएगा व्यक्ति में। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति विशेष नाम है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ देश, तो देश किस में जाएगा? जाति में जाएगा। क्यों? क्योंकि देश से मेरा मतलब किसी एक देश से नहीं है, सारे देशों से। मैं बोलता हूँ छात्र, ये कैसा शब्द है? ये जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि समूह को बता रहा है। छात्र कहने से मेरे सामने सभी छात्र देखेंगे कि किसी एक को ये एक नहीं बता रहा, ये एक की बात को स्पष्ट नहीं कर रहा, ये सभी छात्रों की ओर इंगित हो रहा है। मैं बोलता हूँ नदी, कैसा शब्द है आप बताएं? बिल्कुल, नदी जो है वो जातिवाचक शब्द है। क्यों है जातिवाचक शब्द? क्योंकि नदियों से मेरा मतलब किसी एक नदी से नहीं है। इसमें गंगा भी है, यमुना भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु भी है, सारी नदियां सम्मिलित हैं। अब मैं बोलता हूँ सिंधु, तो कौन सा है? ये व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर नदी का एक नाम है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए व्यक्ति और जाति मैंने दोनों को कंपैरिजन में समझाया है। ठीक है ना? व्यक्तिवाचक में व्यक्ति विशेष का नाम और जातिवाचक में जाति का नाम, यानी समूह का नाम। तो अब हम इसको व्यवस्थित रूप से लिखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ तेजी ना करना, आपको लिखने में तेजी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से हम काम कर रहे हैं। व्यक्तिवाचक की हमने परिभाषा लिखी। ठीक है, अब इसके उदाहरण लिखेंगे। इसके अब हम क्या लिखेंगे? उदाहरण लिखेंगे। जैसे देश का नाम, देशों के नाम। देशों के नाम सारे किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक में जाएंगे। केवल देश आए तो जाति में जाएगा। देश का नाम जैसे भारत, जर्मनी, जापान, रूस, पर्टिकुलर ये देश के नाम है तो व्यक्ति में जाएंगे। केवल देश आ जाए तो जाति में जाएगा। दूसरा नदियों के नाम, ये होमवर्क भी दे रहा हूँ साथ में। 4 नदियों के नाम आपको लिखेंगे। वृक्षों के नाम, 4 वृक्षों के नाम आपको लिखेंगे। फूलों के नाम, 4 फूलों के नाम को लिखेंगे। ग्रहों के नाम, तो ग्रहों के नाम आपको लिखेंगे 4। उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ राज्यों के नाम। राज्यों के नाम आप 4 को लिखेंगे। उसके बाद में नदियों के नाम, वृक्षों के नाम, फूलों के नाम, ग्रहों के नाम। ठीक है, उसके बाद में व्यक्तियों के नाम, 4 व्यक्तियों के नाम को लिखेंगे। महिलाओं के नाम,
चामेलम नमः अब उतारिए इसको। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो था और काम आपको इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, उसी तरीके से आपको समझना है, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। अब आते ही मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा अगले वीडियो से, क्योंकि आज तो इंट्रोडक्शन था तो मुझे सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ी, इसका विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।